मुझे देखना चाहिए क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 3 हो जाएगा सिंपल वाला, क्वेश्चन 4 हो जाएगा अपॉन वाला। तो दोनों हम लोग देख लेंगे। शुरू करता हूं मैं और देखता हूं कि क्या सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, इसीलिए मैं इन्हीं दोनों क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। बेटा सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई, एक्सप्रेशन आप लोग मुझे लिखवा दें क्या लिखा हुआ है। 27 है क्या? 27 ठीक है, -1 सही है, +8/6 दैट्स गुड। अच्छा मैं अगली टर्म खुद लिख रहा हूँ, ये होगा प्लस 18xy²। क्या ये लिखा हुआ है? यस सर। कैसे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया इसको? फॉर्मूला याद है मुझे, मैंने 3abc अपने जहन में निकाला, उसका आंसर यही आता था। अब चेक करते हैं, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? कॉमन कुछ आ नहीं रहा, यस पेयर बन रहे हैं, यस पेयर बन रहे हैं। अगर पेयर बन के ब्रैकेट ही नहीं सेम आएगा तो फायदा क्या है पेयर का? हाँ, दो परफेक्ट क्यूब्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर तो कोई भी नहीं है, एक है, सही बात है, बाकी और कोई नहीं। और दूसरा है कि परफेक्ट क्यूब्स हैं और दो नहीं है, तीन है। तो बजाय यहाँ पे सेट नंबर 4 और 5 वाला काम करने के सेट नंबर 6 वाला काम करने। ये किसका क्यूब है बेटा? ये किसका क्यूब है? -1 का क्यूब, ये 2y² का, ये -1 का क्यूब, क्योंकि माइनस की जगह फॉर्मूले में नहीं है। तो अगर माइनस आ जाए तो आप उसे फॉर्मूले में उसको अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो आपको उसे टर्म के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बनेगा? 3a, a का मतलब, b का मतलब, c का मतलब। लेट अस चेक इट आउट। मौजूद, बेस नेगेटिव पावर और आंसर नेगेटिव मौजूद, ये भी मौजूद। 2 3 जा 6, 2 का क्यूब 8, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा xy² मौजूद है। इसका मतलब 3abc भी मौजूद है माइनस के साथ। बस अब फॉर्मूला जल्दी से यूज कर लेंगे। क्या फॉर्मूला? a³ + b³ + c³ -3abc का आंसर आएगा a + b + c * a² + b² + c² -ab -bc -ca। ठीक है जी, तो फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि आगे जाहिर है फॉर्मूला अप्लाई करना है, और कुछ भी नहीं है। a 3x + b जो कि -1 है प्लस c में ब्रैकेट बनाने की तो जरूरत नहीं है ना, क्यों? c पॉजिटिव है, तो नेगेटिव टर्म पे बना दिया करो। अच्छा अगली टर्म क्या, अगला ब्रैकेट क्या होना चाहिए? a² 3x का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर, उसके बाद -ab यानी 3x * -1 -bc -1 * 2y², फिर -ca यानी कि 2y² * x 3x बिल्कुल सही। और फिर इसके बाद ये आंसर आ चुका है, बिकॉज़ समथिंग मल्टीप्लाई और समथिंग वाली फॉर्म आ चुकी है। अब सिर्फ इसको सिंपलीफाई करवाना है, यानी जहां स्क्वायर जमा स्क्वायर अप्लाई करते हैं और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं और जो ब्रैकेट है ओपन करते हैं प्लस माइनस माइनस। तो बताएं फिर आंसर क्या बनेगा? ये आंसर बन जाएगा 3x - 1 + 2y² और ये बनेगा 9x²। और कोई गलती इसमें नहीं हो सकती सिवाय दो के। एक, कुछ लोग इसको डायरेक्ट 1 ले लेते हैं, 1 नहीं है, -1 है, नो 1। नंबर 2, जहां माइनस है वहां प्लस माइनस माइनस आएगा और ये वाला माइनस प्लस आएगा। ये क्यों प्लस माइनस माइनस नहीं बनेगा? क्योंकि माइनस पे स्क्वायर लगा है भाई, तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो माइनस से कहां से आना है? बेस नेगेटिव पावर इवन आंसर पॉजिटिव और 2y का स्क्वायर बनेगा 4y² मल्टीप्लाई माइनस माइनस सिर्फ 3x माइनस माइनस प्लस सिर्फ 2y² माइनस प्लस 2 3 जा xy। यही इस क्वेश्चन का आंसर है जी। कोई मसला है इसमें? 2x इस पे 4 अच्छा हाँ, ये इसकी बात क्या हुआ इसको? y की पावर भी तो 4 है, बिल्कुल सही बात है। 2 2 जा 4 बिल्कुल सही, स्क्वायर का स्क्वायर 4, मैंने 4 पे तो ले लिया, y पे लेना। तो यही आंसर आया। क्या ये बात समझ में आई सबको? आपको याद होगा जब 3 और 6 टर्म वाले ब्रैकेट होते थे तो आंसर में आता था। तो अब अगर इस दोनों का प्रोडक्ट ये होता था तो फिर इसके फैक्टर भी ये दोनों होंगे। ये तो मैंने समझाया था आपको। ये 4.10 का बिल्कुल उल्टा काम किया रिवर्स ऑर्डर में, किया या नहीं किया? वहां भी मेन काम ये होता था कि एबीसी आइडेंटिफाई करें, यहाँ भी मेन काम है कि एबीसी आप लोग खुद आइडेंटिफाई करें। अच्छा अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला करना है अभी?
अपॉन वाला इक्वेशन कर लें। तो चले अपॉन वाला क्वेश्चन करते हैं, टिक मार्क कर लीजिएगा इस पर और 4 पर भी सॉल्यूशन की हेडिंग बना रहा हूँ। क्वेश्चन लिखवाएंगे आप मुझे, एक्सप्रेशन क्या है? 64 क्या 64 y raised to 6 फिर plus 64 upon 64 अपॉन y raised to 6 ठीक है, minus 8y raised to 9 y raised to 9 भी आ गया। अगली टर्म में होगा माइनस माइनस प्लस 96 y क्यूब, यही लिखा हुआ है। yes sir करो स्टार्ट काम। 4 टर्म्स है और कॉमन कुछ ओके, पेयर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। 4 टर्म्स है, 2 पेयर बनेंगे, लेकिन पेयर बनाने का कोई ब्रैकेट सेम नहीं बचेगा। सवाल ही गलत होता है कौन है, बाकी तीनों से कोई भी अपॉन नहीं है, आ ही नहीं सकता ब्रैकेट सेम। फिर क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर चेक कर लें। परफेक्ट स्क्वायर्स बुरहान, परफेक्ट स्क्वायर्स चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और फिर 2a भी मौजूद नहीं, और दूसरा इनके बीच में प्लस है, तो प्लस 2a माइनस 2a अगर करवा भी दूं तो फिर इसका क्या होगा? ये तो चलो हो जाए शायद कुछ, या ना भी हो तो इसका क्या होगा? फिर पूरे फैक्टर नहीं बनेंगे। तो इस सूरत में हम लोग क्या करेंगे? यस, परफेक्ट क्यूब वाला ऑप्शन ही बचता है, और 2 नहीं बल्कि 3 है। अच्छा, अब सिर्फ आप लोग ये बता दें कौन किसका परफेक्ट क्यूब, कौन किसका क्यूब है। तो क्या जवाब है? 4y स्क्वायर का प्लस है तो प्लस ही ले लो, इसका 4 अपॉन y स्क्वायर का, ये है माइनस 2y का। क्यों? y टू y क्यूब का क्यों माइनस है? फॉर्मूले में माइनस की जगह नहीं है, तो मुझे इसी के साथ लिखना होगा, क्योंकि अगर ये सिर्फ 2 का क्यूब होता तो ये प्लस होता। डेफिनेटली ये -8 है ना, तो ये 2 का क्यूब नहीं हो सकता, ये -2 का। इसमें स्क्वायर भी आएगा, बिल्कुल क्यूब भी आएगा, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर ये क्या बनेगा? बेस नेगेटिव पावर क्यूब का क्यूब, 3 3 9, 2 का क्यूब 8। अगली टर्म छोड़ दो, क्या है ये बताओ, क्या होनी चाहिए? -3a b और c। a क्या है? 4y स्क्वायर, b है 4 अपॉन y स्क्वायर और c है -2y। इसको चेक कर लेते हैं। 3 4 12, 12 4 48, 48 2 96, माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर से y स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई होता तो कैंसिल हो जाता और बचता क्या? वही y क्यूब तो बचा हुआ है। इसका मतलब 3abc भी हमारे पास पहले से मौजूद है, तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc सब मौजूद है। बस फॉर्मूला लगाने की देर है, फॉर्मूले का रेफरेंस दे दें एक दफा फिर से आप लोग। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, और ये बनेगा क्या? a प्लस b प्लस c इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्यों छोटा लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला, ताकि बोर्ड पे आपको बिल्कुल नजर ना आए क्या लिखा हुआ है, आप खुद लिखें फॉर्मूला। बताएं जल्दी से क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास a जिसका मतलब है 4y स्क्वायर, b जिसका मतलब है 4 अपॉन y स्क्वायर प्लस c माइनस 2y क्यूब। जाहिर है यार नेगेटिव है तो ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद महज आप कॉपी कर रहे हैं काम, क्या 4y स्क्वायर का स्क्वायर, और ये बनेगा 4 अपॉन y स्क्वायर का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा बेटा? -2y क्यूब का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या होगा? -ab, a का मतलब है 4y स्क्वायर, b का मतलब है 4 अपॉन y स्क्वायर, और फिर माइनस c है माइनस bc 4 अपॉन y स्क्वायर, और c का मतलब -2y क्यूब, और आखिर में माइनस c है यानी 2y क्यूब माइनस का, और साथ में a क्या है भाई? 4y स्क्वायर। अब जहां स्क्वायर से वहां स्क्वायर अप्लाई करते हैं, जहां मल्टीप्लिकेशन है वहां मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा दें। बताएं क्या बनेगा अगला स्टेप? 4y स्क्वायर प्लस 4 अपॉन y स्क्वायर प्लस माइनस 2y क्यूब। कोई कैंसिलेशन यहाँ पर नहीं हो सकती, बीच में क्या लगा हुआ है? अच्छा, स्क्वायर अप्लाई करें, 16y4 प्लस 16 अपॉन y4, यहाँ भी नहीं हो सकता, बीच में प्लस है। बेस नेगेटिव पावर इवन, तो आंसर प्लस 4 y 3 2 स्क्वायर अप्लाई। मल्टीप्लिकेशन, यस यहाँ कैंसिलेशन हो सकती है, बिल्कुल करूंगा अगर हो सकती है। y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, y स्क्वायर से y क्यूब गया, यहाँ कैंसिल नहीं हो सकता, नंबर भी कोई कैंसिल नहीं हो सकता, दोनों ऊपर है। तो 4 4 बनेगा -16 है ना, माइनस माइनस बनेगा प्लस, 4 2 8, और y क्यूब की जगह बचा है सिर्फ y स्क्वायर, नहीं दो स्क्वायर तो कैंसिल हो गया ना भाई,
और यहाँ पे माइनस माइनस बनेगा प्लस, 2 4 जा 8, y क्यूब और y स्क्वायर बेस सेम पावर ऐड, तो 3 + 2 5। लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट तो डायरेक्ट ही करना चाहिए हमें। क्या ये काम सबको समझ में आया? यहाँ 3 वहाँ 6 टर्म्स, जो इस बात की पहचान है कि काम बिल्कुल सही हुआ है और स्क्वायर्स पॉजिटिव है और प्रोडक्ट्स कुछ माइनस है और कुछ प्लस है। वैसे तो प्रोडक्ट तीनों माइनस होती थी, लेकिन यहाँ पे 2 प्लस इसलिए क्योंकि एक टर्म माइनस थी इस वजह से। ठीक है, तीनों प्लस नहीं थी यहाँ पे। तो ये रहा काम आपका इस क्वेश्चन का। और अब वी आर एटलीस्ट आई एम 100% श्योर कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 भी कर सकते हैं और 2 भी कर सकते हैं। प्लीज एनसैंपल दीस क्वेश्चंस। कौन कौन से? 1 और 2, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। और ये है एक्सरसाइज कौन सी? 5.5 and after that we have to consider 2 examples as well, and they are example 1 and example 2, है ना? example 1 है और example 2 है। example 1 on page 105, example 1 on page 105 and example 2 on page 106। इसी के साथ ही वो काम था जो पेपर में आता है मेन काम। इसके बाद जो क्वेश्चन मुझे करने हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज आई हैव टू डू दीस क्वेश्चंस, लेकिन पेपर में नहीं आते हैं। ठीक है, अब अभी तक तो आए नहीं है, आगे की बात हुई नहीं। तो क्वेश्चन 7 पहले देखेंगे। हिंट कार्ड दे, इसके साथ हिंट कार्ड दे। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग बनाता हूँ। कुछ प्रूव करना है, कुछ फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज ही करना चाहिए, मतलब ये वही ऊपर वाले क्वेश्चंस के साथ ही है ना। हिंट बस काट दें, हिंट काट दें। ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2 है, प्लस 2 है, माइनस 2 है, और प्लस के बाद क्या लिखा है? 1/x a क्यूब। अच्छा x नहीं है, a क्यूब, और यहाँ भी 1/a होगा। तो ये है a क्यूब और ये है 1/a क्यूब। ठीक है जी, क्या करें? यहाँ पे 2 परफेक्ट क्यूब्स हैं। अब इन पे तो लग सकता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। मैं डायरेक्ट इसकी बात कर रहा हूँ सेट नंबर 5 की, क्योंकि मुझे 2 क्यूब्स नजर आ रहे हैं इस वजह से। लेकिन फिर -2 का कोई इंतजाम नहीं हो सकेगा। तो मैं करूँगा क्या? मैं करूँगा ये कि यार ना सिर्फ ये कि मुझे यहाँ पे 2 परफेक्ट क्यूब्स आए, लेकिन अगर 4 टर्म्स हो जाए ना किसी तरह, तो ये सेट ये वाला बन जाएगा। अभी कैसे बन सकता है? उसी तरह जिस तरह से वो 1 + 1 2 ब्रेक किया था वहाँ पे सेट 5.4 में, यानी सेट नंबर 5 है। तो यहाँ पर भी ब्रेक कर दो। 2 का करीबी परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है? 1। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए +1। +1 लिखा, बैलेंस करने के लिए -1 लिखना पड़ेगा। अच्छा ये मत भूलो कि पहले से क्या लिखा है, और ये +1 मैं बता देता हूँ मैंने खुद से लिखा है। क्यों लिखा +1, क्यों चूज किया? क्योंकि 2 का करीबी परफेक्ट क्यूब जो है वो 1 होता है। अब -2 पहले से था, +1 खुद से लिखा, तो बैलेंस करने के लिए -1 भी खुद से लिखना पड़ा। फायदा क्या हुआ इसका? फायदा ये हुआ कि a क्यूब प्लस ये बन गया ऑब्वियसली 1, चलो ठीक है अभी फिलहाल, और ये है 1/a का क्यूब, सही है। और -2 और -3 जो बैलेंस करने के लिए बचा था, ये -3 बन गया। और -3 दरअसल और कुछ नहीं बल्कि 3abc को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? अगर किसी को शक है तो सर ने पता नहीं क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा और मुश्किल हो रही है इसको पिक करने में, तो उसका एक आसान सा जवाब जो मैं अक्सर देता हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इस स्टेप को रिवर्ट कर दे। 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा वापस? 2 माइनस का, वही तो लिखा हुआ था। तो जिस तरह 2 को 1 + 1 में ब्रेक कर सकते थे, तो क्या अब 3 - 1 में ब्रेक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट होगा। किया क्यों? 3 क्यों लेकर आए? देखो 2 परफेक्ट क्यूब यहाँ थे। 5.4 में क्या आइडिया था? हिंट देख के रट्टा नहीं लगवा रहा, मैंने समझाया, वहां पे भी समझाया था, यहाँ भी समझा रहा था। वहां से एक परफेक्ट क्यूब था, कोशिश की दूसरा आ जाए। यहाँ 2 परफेक्ट क्यूब्स थे, उन पे फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब्स नो मैटर दे हैव प्लस बिटवीन देम और माइनस, दे कैन बी फैक्टराइज्ड। बट प्रॉब्लम ये था कि यार फिर तीसरी टर्म का क्या होता है? -2 का क्या होता है? एज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो फिर इसमें क्या किया जाए? इस सूरत में इसका कुछ नहीं होता, फिर इस पे अगर फॉर्मूला लग भी जाता, और फिर ये भी कुछ सेम भी नहीं बचता ना, इन दोनों में a और इसमें a नहीं है, तो फिर सेम आने का भी कोई चांस ना होता। तो इस वजह से मैंने कहा कि यार 2 परफेक्ट क्यूब्स की बजाय अगर 3 आ जाए तो बेहतर है, ताकि सेट 5 बन जाए। तो मैं यहाँ 3 परफेक्ट क्यूब्स लाने की कोशिश कर रहा था और मैं लेकर आया, जिस तरह वहाँ लेकर आता था। 2 का करीबी परफेक्ट क्यूब था 1, मैंने इसको 1 में ब्रेक कर दिया।
और क्योंकि अब की बारी -2 है, +2 नहीं। अगर +2 होता तो बैलेंस करने के लिए भी +1 लिखना पड़ता, लेकिन क्योंकि ये -2 है तो इस वजह से मैंने काम इस तरह से करके दिखाया। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, मैं डायरेक्ट स्टेप कर सकता था। तो देखो 1 मैंने लिख दिया। अब मैं इस 1 के साथ क्या लिखूंगी वापस आंसर -2 आए, उसका जवाब है जरा -3 लिखते हैं ताकि -2 बन जाए। फिर भी ये बात समझ नहीं आती इतनी आसानी से अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इसलिए मैंने +1 -1 कराया। आया बात क्लियर है? ये बात समझ में। अब इसके बाद क्या होगा, बस अब तो आसान है। 4 टर्म्स यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें से 3 परफेक्ट और चौथी क्लियरली नजर आ रही है कि ये 3 ABC है। आज कंफर्म भी कर लेते हैं इसको। भाई ये लिखा हुआ है a का क्यूब, ये लिखा हुआ है 1 का क्यूब और ये लिखा हुआ है 1/a का क्यूब। सही है। अगली टर्म होनी चाहिए -3abc। अब चेक कर लो जरा, 1 का क्यूब 1 लिखा हुआ है और कोई भी नेगेटिव नहीं है, अच्छी बात। a से अपॉन a क्या बचेगा, ना सिर्फ ये -3 और 1 तो 3 बचेगा। इसका मतलब ना सिर्फ ये कि जो लिखा वो एज अ परफेक्ट क्यूब, थर्ड परफेक्ट क्यूब यूटिलाइज हो गया, नॉट ओनली दैट बट जो बैलेंस करने के लिए बचा वो एज 3abc यूटिलाइज हो गया, रिप्रेजेंट कर रहा है 3abc को। और अब इसके बाद जो है यहाँ पे लगेगा हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला, जिसका रेफरेंस देना बिल्कुल आपका काम है और आप ही रेफरेंस देंगे इसका। अब बताएं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा a प्लस b प्लस c। इस पहले ब्रैकेट में कोई ब्रैकेट मजीद बनाने की जरूरत नहीं है, कोई नेगेटिव ही नहीं है। हाँ दूसरे में बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें आता है सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फिर माइनस ab यानी a into 1 फिर माइनस bc यानी 1 into 1 upon a और फिर माइनस ca यानी 1 upon a into a। जल्दी जल्दी इसको सिंप्लीफाई कर दें आप, बस जहाँ स्क्वायर वहाँ स्क्वायर, जहाँ मल्टीप्लाई वहाँ मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या बनेगा a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन a। ऐसे ही लिखे रहने हैं, इसको साथ भी लिख सकते हो मगर फिर भी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस है और मेरा ख्याल है ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले एक बार 1 फिर 0 फिर -1 सबसे छोटी पावर है, ऐसा ना हो कि ये वाली शुरू में लिख देंगे। और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 अपॉन a और a से 1 कैंसिल क्योंकि दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं -1। सही कर रहा हूँ। इत्तेफाक की बात है कि यहाँ दो एक जैसी टर्म्स हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी थी, वहां पे नजरअंदाज किया फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस फॉर्मूला और खुद लिखा था क्योंकि अगर मैं इसको वापस सिंप्लीफाई करता तो वही आ जाता मेरे पास, लेकिन अगर वहां पे छोड़ा था तो देखो यहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है, +1 से -1 हो जाएगा, साइन सेम होता तो ऐड हो जाता, कोई मसला नहीं है। और ये इसके बाद बचेगा a स्क्वायर माइनस a फिर -1 अपॉन a और आखिर में प्लस, आपने देखा मैंने क्या किया डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, 1 पहले 2 फिर 1, 0 तो था नहीं क्योंकि कैंसिल हो गया 0 वाली टर्म, फिर -1 फिर -2, समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग तो प्रोडक्ट का फॉर्म आ चुका है, तो इसका मतलब फैक्टर्स आ चुके हैं। क्या ये बात भी समझ में आई? कोई मसला तो नहीं? एक माफ कर दें, आप आराम से सारा काम करने के बाद आखिर में होमवर्क कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा था क्वेश्चन कभी पेपर में आया नहीं, जो आया वो मैंने पहले खत्म कर दिया, ठीक है। और एक्चुअली जो आया वो मैं कल ही समझा चुका था, आज तो बस क्वेश्चंस कर रहा हूं, तो कंफ्यूजन है तो बेटा पूछिएगा। अब इसके बाद अगला सवाल, अगले दो सवाल रह गए बेटा, कौन कौन से? 5 और 6। अभी 5 और 6 लंबे क्वेश्चंस हैं और मकसद इनका कोई है नहीं खास, पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन यू नेवर नो, काम मौजूद है तो आना तो चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कर लेता हूँ क्योंकि 6 में ज्यादा काम है, 5 में जल्दी से आपको समझा दूंगा। फिर उसके बाद सॉल्यूशन की हेडिंग, पहला ब्रैकेट लिखा हुआ है x प्लस वाई क्यूब, दूसरा ब्रैकेट है माइनस वाई प्लस जेड है ना, और तीसरा ब्रैकेट है z प्लस एक्स क्यूब और फिर लिखा है +3 x प्लस वाई y प्लस जेड और z प्लस एक्स। तो क्लियरली यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, अब वो टर्म्स इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट्स है तो कोई बात नहीं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि आंसर भी इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट्स आ जाएगा, क्या करेंगे। दूसरा ये कि a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc वाली फॉर्म है या नहीं, यू हैव टू डिसाइड कि a क्या b क्या c क्या, आई डिसाइड करता हूं। a तो साफ साफ नजर आ रहा है यार x प्लस वाई क्योंकि क्यूब फॉर्मूले वाला, बट द प्रॉब्लम इज दिस माइनस जिसकी वजह से स्टेप कर रहा हूं, तो इसका मतलब b जो है वो सिर्फ y प्लस z नहीं है बल्कि माइनस y प्लस z है।
Is that understood? Yes, और C भी clearly mentioned है z plus x plus के साथ. What about the last term? Sir, it should be minus 3 ABC. A का मतलब x plus y, B का मतलब minus y plus z and C का मतलब z plus x. अब जरा चेक कर लो, verify that term. Minus minus will become plus. क्या हुआ? स्क्वायर नहीं, क्यूब आएगा. अच्छा, मैं ही कह रहा हूँ कि माइनस माइनस will become प्लस, so it will become again plus 3 ABC. So formula complete है. A भी पता चल गया, B भी पता. Not only that you have decided कि formula complete है, but किसका formula complete है ये भी पता चल गया ना. यानी A क्या है, B क्या है और चलो भाई फॉर्मूले का रेफरेंस दे देते हैं जल्दी से और सब्र से, क्योंकि काम मुश्किल तो नहीं, काम बिल्कुल सेम है, बस काम तवील है, बल्कि बहुत तवील है, क्योंकि हर टर्म में दो दो टर्म्स आ रही हैं और फिर उन्हीं टर्म्स के आपको स्क्वायर्स भी लेने हैं, फिर प्रोडक्ट भी लेना है. तो यस, काम तो ज्यादा है. ठीक है, तभी तो क्वेश्चन करवा रहा हूँ. चलो बताओ पहला ब्रैकेट क्या होगा. पहला ब्रैकेट बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी अच्छा a का मतलब है x प्लस वाई, b का मतलब है माइनस वाई प्लस जेड. अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने बाहर स्क्वायर ब्रैकेट क्यों बनाया, क्योंकि अंदर b में स्मॉल ब्रैकेट भी है और प्लस माइनस की वजह से कर्ली ब्रैकेट भी यूज करना पड़ेगा, तो इस वजह से मुझे बाहर स्क्वायर ब्रैकेट बनाना पड़ा. और ये क्या लिखा है बेटा, z प्लस x. अच्छा, इस पे आप ब्रैकेट बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये पॉजिटिव है. अच्छा, उसके बाद दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ यार. a स्क्वायर क्या मतलब x प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर माइनस y प्लस z का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z प्लस x का स्क्वायर माइनस ab. a का मतलब x प्लस y, b का मतलब माइनस y प्लस z. दैट इज द प्रॉब्लम, माइनस y प्लस z. c का मतलब अच्छा, उसके बाद ये a b हो गया, माइनस bc होना चाहिए. b का मतलब माइनस y प्लस z और c का मतलब z प्लस x और आखिर में होना चाहिए माइनस ca. c का मतलब z प्लस x और a का मतलब, इफ यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ a b c की जगह उनकी वैल्यू पुट की है. अब मैं क्या करूँ अगर ब्रैकेट है तो जहाँ जहाँ a था वहाँ पहला ब्रैकेट आ गया, जहाँ जहाँ b था वहाँ दूसरा ब्रैकेट आ गया माइनस समेत, और जहाँ जहाँ c था वहाँ वहाँ तीसरा ब्रैकेट आ गया. बाकी कोई डिफरेंट काम तो मैंने नहीं किया है. जहाँ तक ताल्लुक है इन तीनों स्क्वायर्स का, तो आपको पता है क्या होगा, a plus b का होल स्क्वायर, a plus b का होल स्क्वायर, इवन ये भी a plus b का होल स्क्वायर है. हाउ सर? बिकॉज़ द पावर इज इवन and the base is negative, so this minus sign will vanish because of the even power. It will become positive and then you will apply a plus b whole square. क्यों? They are not the factors, they are adding. ऐसे ही और subtracting. So addition subtraction वाले bracket कर देने चाहिए open, because we can see there are same terms in these brackets x, y and z. So there is scope, there are chances of simplification. तो कर देना चाहिए फिर ओपन. क्या ख्याल है आपका? कर देते हैं ओपन, क्योंकि यह जब भी सेम टर्म्स होती हैं अलजेब्रा में उनके ऐड सब्ट्रैक्ट के चांसेस भी ज्यादा होते हैं. तो a plus b का होल स्क्वायर हम सबको पता है ना, सिंस a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. आप चाहो तो 2ab बीच में लिख दो, कोई मसले वाली बात नहीं है. और ये फॉर्मूला इन तीनों पर अप्लाई होगा, और जहां तक इनका ताल्लुक है तो ये ब्रैकेट्स ओपन होंगे. बस कैसे ओपन होंगे देख लेते हैं हम लोग. इट डिपेंड्स कि मेरे पास टाइम कितना है और आपके पास कॉपी करने के लिए टाइम कितना है. ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इस काम को कंप्लीट अगर कर लिया जाए ना, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो मैं अच्छा जी, तो कॉपी करना जरूरी है. ओके, अच्छा, अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं. जल्दी से ब्रैकेट ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा हमारे पास. x प्लस वाई, उसके साथ प्लस माइनस, और मेरा ख्याल है ब्रैकेट में ओपन भी कर देता हूँ. कर दो ओपन. माइनस जब अंदर जाएगा तो दोनों टर्म्स के साइंस चेंज हो जाएंगे. क्या है, माइनस वाई माइनस जेड बन जाएगा. और व्हाट अबाउट द लास्ट, प्लस जेड प्लस एक्स. और इस पे अब कोई कर्ली ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, या कोई स्क्वायर ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है. व्हाट अबाउट दिस सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट. चलो इसको ओपन करते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं क्या होता है इस पे, ये क्या हो सकता है इसमें. ये बनेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो बनेगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर. फिर प्लस के बाद
बेस नेगेटिव पावर इवन तो आंसर पॉजिटिव, तो ये बनेगा सिर्फ y प्लस z का स्क्वायर। भाई अब जाहिर है कि एक स्टेप मुझे एक्स्ट्रा करना चाहिए था, लेकिन वो इतने लंबे लंबे स्टेप्स हैं कि अगर एक स्टेप करना पड़ा तो सब कुछ दोबारा लिखने में बहुत देर लगेगी। तो अगर मैं एक स्टेप स्किप कर दूं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेप्स लंबे हैं। और 2.5 नंबर का आता है, अगर एक क्वेश्चन आया 2.5 नंबर का आया, तो अगर इसमें कोई स्टेप इतना बड़ा स्टेप स्किप कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। क्या बनेगा यार ये y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर। ये दूसरा ब्रैकेट भी ओपन हो गया ओपन। और इसके बाद जो तीसरा ब्रैकेट मेरे पास लिखा हुआ है, वो तीसरा ब्रैकेट क्या है, z प्लस x का होल स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस 2zx प्लस x स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आई? तीनों स्क्वायर्स ओपन हुए हैं अभी, और आप x स्क्वायर y स्क्वायर पहले भी लिख सकते हैं, 2zx बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि ये दोनों ब्रैकेट माइनस माइनस बनेगा प्लस, और ये दोनों पहले होंगे y से मल्टीप्लाई, वो जो उसमें करते थे 2.7 में बारी बारी मल्टीप्लाई। क्या मैं डायरेक्ट कर दूं? सुनो, पहले ये दोनों x के साथ, तो ये बनेगा xy और प्लस yz, कोई हर्ज तो नहीं है ना इसमें। फिर ये दोनों y के साथ, तो y और y बनेगा y स्क्वायर, y और z बनेगा yz। मैं सिर्फ एक स्टेप बचा रहा हूँ, सिर्फ एक स्टेप बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और प्लस है, वैसे तो ब्रैकेट बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो फिर ब्रैकेट बना लो ताकि पता चले इसका आंसर है। ये क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस जी, एक्स और जेड नहीं आया, एक्स और जेड आना चाहिए था ना। ये पहले y और z x से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये y z नहीं है बल्कि ये x z है। x के साथ y, फिर x के साथ z, सही है बिल्कुल। अब फिर y और y स्क्वायर और z और y z, अगेन माइनस माइनस बना प्लस, और फिर क्या हुआ, z और x पहले y के साथ, फिर बनेगा yz और xy, फिर z और x z के साथ, z स्क्वायर और zx या xz, एक ही बात है। और फिर माइनस रहेगा माइनस ही, और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बनेगा z और x xz, और फिर y और z yz, फिर ये दोनों x के साथ, तो x स्क्वायर और xy। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ अगेन, एक स्टेप बचाने के लिए। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। देखो, जहां प्लस था वहां तो आप ब्रैकेट बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने हटा दिए ब्रैकेट, ठीक है। जहां माइनस था वहां मल्टीप्लाई करके सारी टर्म्स आई थी प्लस, अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये सारी टर्म्स बन जाएंगी माइनस। ये काम मैंने डायरेक्ट कर दिया आपके सामने की, ठीक है। दो स्टेप स्किप कर चुका हूं, कोई मसला तो नहीं है, सिंपल है। 4.4 में इसलिए तो टाइम लगाया था ताकि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आपको आए। अच्छा, अब क्या होगा कि पूरा सिंगल एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर आपने ब्रैकेट ओपन इसलिए किए थे क्योंकि यहाँ चांसेस ऑफ सिंपलीफिकेशन थे, तो चांसेस थे तो जल्दी से सिंपलीफाई करवा दें। देखिए होगा क्या, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। बाकी इसके अलावा एक एक्स स्क्वायर यहाँ बचा हुआ है, और इसके अलावा कोई और एक्स स्क्वायर नहीं है। इसके बाद ये है एक्स वाई वाली टर्म, और इसके बाद एक्स वाई वाली टर्म यहाँ भी मौजूद है, और ये भी कैंसिल हो रही है, तो प्लस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई। लेकिन इसके अलावा एक्स वाली टर्म एक और है, ये 2 और ये 1, क्या बन जाएगा 3xy। फिर y स्क्वायर वाली एक दो टर्म्स यहाँ पर है और तीसरी टर्म यहाँ पर है, दोनों y स्क्वायर और एक y स्क्वायर। इसके साथ yz वाली टर्म देख रहे हैं बेटा आप लोग, एक प्लस yz इस माइनस yz से हो जाएगा कैंसिल, और 2yz के साथ और कोई yz वाली टर्म ये रही, ये बच जाएगी। नहीं 4 नहीं बेटा, 2 और 1 3yz, ठीक है। एक कैंसिल हो गई, 4 बन रहा था फिर उसमें से एक माइनस भी तो हुई, तो 3 बच गया। अच्छा, फिर इसके बाद z स्क्वायर वाली टर्म्स लिखता हूँ, ये z स्क्वायर, ये है z स्क्वायर, और एक और z स्क्वायर यहाँ पर, 3 z स्क्वायर भी आ गए, 3z स्क्वायर। और फिर इसके बाद zx वाली टर्म, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये है zx वाली टर्म, इसके साथ एक zx वाली टर्म ये भी है जो कि कैंसिल हो रही है, प्लस वाली और माइनस वाली। इसके अलावा zx वाली ये टर्म है, बोलो है या नहीं। मेरा ख्याल है कि सारी टर्म्स पर मैंने निशान लगा दिए हैं, सारी टर्म्स पर मैंने शेड पढ़ रहा है, पिक्चर शेड कर दूंगा। अच्छा जी, अच्छा पहले ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है,
पहले ब्रैकेट के अंदर प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, माइनस जेड से प्लस जेड, बचा क्या x प्लस एक्स जो कि बन गया 2x। अभी सिर्फ एक टर्म बन गई है, तो आप इस पे ब्रैकेट बनाए या ना बनाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब बीच में प्लस प्लस होता तो जरूर बनाता, लेकिन ठीक है ऐसे ही सही। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखो सिर्फ एक एक्स स्क्वायर बचा है क्योंकि बाकी दो कैंसिल हो गए थे। बाकी यहाँ पे तीनों वाई स्क्वायर का साइन सेम है, लेकिन एक्स स्क्वायर दो का साइन ऑपोजिट था या नहीं था, तो वो कैंसिल हुए थे। तो एक एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर 3 है, साइन सेम है 3y स्क्वायर, जेड स्क्वायर भी 3 है 3z स्क्वायर, 2xy और टिक मार्क वाली टर्म ये 1xy क्या बनेगा 3xy, और इसी तरीके से 2yz और 1yz क्या बनेगा 3yz, और आखिर में बेटा प्लस 2zx और xz बोल दो या zx बोल दो एक ही बात है, और इसके अलावा एक xz या zx मिलकर बनेगा 3zx। xz भी लिख सकता हूँ लेकिन मुझे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद है ना, a b b c c है, तो इसलिए zx लिख दिया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि अब फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल, हाँ अगर यहाँ पे भी 3 होता तो इस पूरे में से मैं 3 निकाल लेता और मजीद काम आगे कर देता, लेकिन अभी ऐसा कोई चांस नजर। अब जरा थोड़ी देर के लिए हम लोग अगर जल्दी से देख लें, कौन सा क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 5। इस पे टिक मार्क भी करना है, इस पे सर्कल भी बनाना। मैं जल्दी जल्दी आपको समझाऊंगी कि क्वेश्चन 5 कैसे होगा। क्या लिखा हुआ जरा बताओगे मुझे, x माइनस 5 विच इज गुड, और फिर लिखा है y माइनस z का, और फिर लिखा है z माइनस x का। ये जैसा भी है तो इस जैसा, बल्कि मैं कहूंगा इससे ज्यादा आसान है। वजह बताएंगे क्यों, क्योंकि अब b के साथ माइनस नहीं है, तो क्लियरली ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। a क्यूब b क्यूब c क्यूब की abc लिखा हुआ है, फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे आप लोग और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a प्लस b प्लस c, और ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है। पहले ब्रैकेट में a का मतलब x माइनस y, b का मतलब y माइनस z, c का मतलब z माइनस x। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये मैं खाली क्यों छोड़ रहा हूँ, आप लोग फिल करेंगे, यहाँ से देख के वैल्यू पुट करेंगे, कोई कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है तो स्क्वायर ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है, बाहर कर्ली ब्रैकेट ही बना देना। ये मैं क्यों खाली छोड़ रहा हूँ, फॉर ऑब्वियस रीजन। y से माइनस y गया, x से माइनस x गया, सब कुछ यहाँ भी कैंसिल हो रहा था सिवाय x के, लेकिन यहाँ पे x भी कैंसिल हो गया, तो एक पहला ब्रैकेट पूरा का पूरा बन गया 0, और दूसरा ब्रैकेट चाहे जितना भी बड़ा, जितना भी छोटा, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड, जितना भी सिंपल हो, 0 से मल्टीप्लाई होकर बन जाता है 0। तो ये हो गया क्वेश्चन, मैंने सिर्फ इसको रफ में किया, फिर आप लोग करेंगे, बोले कर लेंगे, यस सर, कॉपी कर लें जितना कर सकते हैं, उसके बाद फिर जल्दी से कॉपी कर लें विदाउट डिस्टर्बेंस, प्लीज विदाउट डिस्टर्बेंस। ऑनलाइन जो लोग हैं अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। पिक्चर मैं शेयर कर दूंगा, जहाँ पे शेड पड़ रहा है इस वजह से, शेड पड़ रहा है इस वजह से पिक्चर शेयर करूंगा, ठीक है। तो काम कॉपी कर लें और बात मत कीजिए। आप क्यों नहीं आएगा, 8 और 4 प्लस करके क्या होगा, वापस क्या मिलेगा नहीं, तो ऊपर क्यों बनाओ, टेंशन वाली क्या बात।
ठीक है, ट्राई करके लाना, फिर लाऊं लेकिन ट्राई किया हो ना, एक दफा ट्राई किया हो तो मुझे चलाने में खुद से कोई मसला नहीं। लेकिन तो इन दोनों क्यूब का लगाओगे फॉर्मूला और इन दोनों का क्योंकि ये दोनों इन दोनों का क्यूब है। y क्यूब का क्यूब 9 है और 5x का क्यूब 125 है। तो पेयर तुमने ये ही गलत करना है, इसको सही करना। या डिस्कशन कॉपी कीजिए। किसी ने कुछ पूछना है? अच्छा, फैक्टराइजेशन खत्म हो गई। आज सेक्शन सी का जो सवाल आता है इसका 10 नंबर का, सिर्फ फैक्टराइजेशन का, वो खत्म। ठीक है, अब 5.7 और 5.6 हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो जो रिड्यूस सिलेबस हमारे सामने आया उसमें वो नहीं है। इसके साथ हम, हालांकि वो बहुत जरूरी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन नहीं है तो नहीं है, हम करेंगे 5.8 और फिर 5.10। ठीक है, हाँ यार, वो कंफर्म है एक तरह से अभी फिलहाल, जब तक के बोर्ड की ऑफिस की तरफ से या बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जब तक उसकी तरदीद नहीं आती तब तक वो कंफर्म है, क्योंकि वो सिग्नेचर के साथ भी है, लेटर हेड के साथ भी है। हेडर जो है उसमें लगा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और साइन के साथ भी है, वो साइन करेंगे किसी आम। ठीक है, अभी तक तो वो कंफर्म, क्योंकि हर जगह वही चल रहा है और वो बिल्कुल वैसे ही है तकरीबन जैसा पहले सजेशन आया था, जिसमें सिग्नेचर ठीक है तो उसमें सिग्नेचर भी है, तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि उसमें कोई खास काम तो कम नहीं हुआ सिवाय 2 चैप्टर्स के और कुछ एक्सरसाइजेस के। ठीक है, चैप्टर बेटा 9 और 10 उन्होंने निकाल दिए हैं, छोटे छोटे चैप्टर थे, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग और वेरिएशन का। थ्योरम, सबसे बड़ी बात हमने थ्योरम बहुत कम कर दी है, 1 से लेकर 5 तक कर दिया बस। ग्राफ भी हट गया, सेक्शन सी में क्वेश्चन आता था, और अब पता नहीं कंपलसरी क्वेश्चन का क्या होगा, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन से पहले बड़ा वाला थ्योरम आता था और वो जो सिलेबस आया उसमें बड़ा वाला थ्योरम शामिल नहीं है। ठीक है, खैर हमें जो करार हो गया पहले वो कर लेंगे फिर देखते हैं। ठीक है जी, अगर मुझे चैप्टर 4 में 4.5 रिड्यूस किया है, 4.5 मैंने पहले ही छुड़वाई थी आपको 5.7 के साथ पढ़ाने के लिए, और 4.3 शायद शामिल नहीं है, 4.2 शामिल है, 3 और 5 नहीं, 3 और 5 नहीं है, फॉर्मूले वाली सारी 5.1 शामिल है। 5.7 वो भी नहीं है, 4.5 भी नहीं है, 5.7 भी नहीं, वो टॉपिक ही नहीं है, रिवीजन करो। हाँ पूछो। वो प्लस ऐसे आया कि बेस नेगेटिव की पावर इवन और ये देखो लिखा हुआ है -y + z का स्क्वायर का डिजाइन इसका स्क्वायर है सब स्क्वायर
बेस हंड्रेड पावर कॉन्सेप्ट पॉजिटिव y प्लस z का होल स्क्वायर बना मैंने प्रोपोज कर दिया। ठीक है, अगला टेस्ट होना है चैप्टर 4 का हो चुका है। तो अगला टेस्ट होगा 5.1 से 5.5, 5.1 से 5.5 और इसके बाद में चैप्टर 5 के जितने भी टेस्ट और दूंगा उसमें हमेशा 5.1 से 5.5 तक का काम शामिल होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस बार-बार हो और फिर बार-बार नए क्वेश्चंस बना के मैं देता रहूँ, चाहे वो टेस्ट में हो चाहे वो होमवर्क। ठीक है, तो हमें जितनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है इसकी करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, काम इम्पोर्टेंट है, सक्सेस की चॉइस का भी मसला है। क्या हो गया, क्या हो गया? तो ये काम तो कॉपी हो गया ना कॉपी। तो ये काम कॉपी करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि 5.8, देखो 5.8 बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है और इसमें से कभी क्वेश्चन तो आता नहीं है 5.8 और 10 में से, लेकिन इसका जो काम है वो आपको फैक्टराइजेशन का रिवीजन करवा देगा। ठीक है, तो 5.8 डिस्कस करनी है, फिर 5.10 और फिर 5.14। तो 5.14 में स्क्वायर रूट निकालना होगा हमने किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। शुरू के 2 कॉलम्स कर लें ताकि फिर मैं एचसीएफ का कॉन्सेप्ट दे दूँ। ये पहला कॉलम तो हो गया होगा, ठीक है, पहला कॉलम मिटा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी आपको। हाँ, फैक्टराइजेशन के सेट खत्म हो गए। अब इसके बाद जो काम होगा वो होगा इसकी फैक्टराइजेशन की एप्लीकेशन का, और फैक्टराइजेशन की सिर्फ 3 एप्लीकेशन हमने पढ़नी है, एचसीएफ, एलसीएम और स्क्वायर रूट। सही है, और वो स्क्वायर रूट भी फैक्टराइजेशन वाला नहीं पढ़ना, हमने डिवीजन वाला पढ़ना है। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था 4.4 में कि डिवीजन सही से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में 2 ही एप्लीकेशन है, एक फैक्टराइजेशन की और एक डिवीजन, एक फैक्टराइजेशन की और एक डिवीजन। मैं चाहता ये हूँ कि कम से कम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आज डिस्कस हो जाए, ताकि अगली क्लास में मैं डायरेक्ट, जैसे आज मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करवाए क्योंकि समझाने वाला काम मैं समझा के गया था क्लास में, उसी तरह एचसीएफ समझा के जाऊँ ताकि अगली क्लास में सिर्फ हमें क्वेश्चंस करने हो, और क्योंकि फैक्टराइजेशन पहले से आती है तो क्वेश्चंस करने में कोई इतना मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं हेडिंग बना रहा हूँ, जब तक पहला कॉलम माइनस कर दिया।
HCF के नाम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोले, एक ही बात है। क्यों? हाईएस्ट और ग्रेटर एक ही मतलब होगा, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट, कॉमन वैसे ही सेम है, फैक्टर और डिवाइजर भी सेम है। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर होता है वो डिवाइजर भी होता है। कैसे? जब मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आता है तो अगर हम उसको फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। सब लोग सुन लो बात मेरी। 6 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 3 और 2 दोनों होते हैं। अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूं तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, मतलब इसके टेबल में आता होगा, यानी रिमाइंडर 0 मिलेगा। और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, मतलब जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड करेगा ना, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, करेगा या नहीं? तो फैक्टर डिवाइजर एक ही बात होती है, क्योंकि जो फैक्टर होता है वो जिसका फैक्टर है उसको एग्जैक्टली डिवाइड भी करता है। तो फैक्टर बोले या डिवाइजर बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मेरी बात सुन लो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, थोड़ा सा टाइम जरा सब लोग सुने। ग्रेटेस्ट क्यों बोलते हैं? मतलब ये बहुत आसान है कि अगर आपके पास 3 या 4 क्वांटिटीज हैं, आप उनके फैक्टर बनाएं और जो कॉमन फैक्टर है वो लिख दें आंसर। और फैक्टर बनाने आपको आते हैं, चाहे वो नंबर्स हो चाहे वो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो। तो पहले फैक्टर बनाएं जो तरीके से आपको फैक्टर बनाने आते हैं, और फिर सारों में जो कॉमन फैक्टर हो वो लिख दें। अब इसको ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट कॉमन क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन या हाईएस्ट कॉमन? सबसे ज्यादा। ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट सबसे बड़ा नहीं, क्योंकि कॉमन तो निकलते ही सबसे छोटी पावर के साथ है, लीस्ट पावर के साथ है, तो इसलिए नहीं कि सबसे बड़ा, इसका मतलब है सबसे ज्यादा, मोस्ट कॉमन। यानी मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल लेता हूं ना इसकी, अगर मेरे पास एक नंबर है और एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूं कि HCF मालूम करें किसका? 4 का, और फिर उसके बाद 12 का, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं ले लेता हूँ 6 का, और साथ में मैं ले लेता हूँ क्या, लेट्स से यार इसको ले लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं 2 और 3 का फैक्टर, 6 का फैक्टर, 36 ले लो, चलो ठीक है। ये 4 नंबर्स हैं, आपने मालूम करना है इनका कॉमन फैक्टर HCF। तो आपने बनाए सबसे पहले 4 के फैक्टर्स जो बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर आपने 12 के फैक्टर बनाए जो बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मेरा ख्याल है 2.56 में बात बहुत अच्छे से आती है। अच्छा 6 के फैक्टर बने आपको बहुत अच्छे तरीके से, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 36 पर आ जाते हैं, तो इसको बोलेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6, मैं उस 6 के मजीद फैक्टर बनाऊंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो और सोचो, कॉमन फैक्टर सारे, कॉमन फैक्टर सारे, अगर 2 3 की बात करो तो कॉमन है ना यार, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। अगर आप सिर्फ 2 की बात करो कॉमन है, 3 की बात करो कॉमन है या नहीं? और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 3 में कॉमन है। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? प्रॉब्लम क्या है? एक में कॉमन, प्रॉब्लम ये है कि हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट कॉमन की, सिर्फ कॉमन की नहीं। तो अगर सिर्फ कॉमन की बात करनी थी तो वो तो बहुत सारे हैं, 2 भी है 3 भी है या नहीं? और 2 2 कॉमन है कई जगहों पे, तो 2 2 कॉमन है जी, बिल्कुल 2 2 कॉमन है कई जगहों पर, बोले है। इसका मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट कॉमन का कोई तो फर्क होगा। तो हाईएस्ट कॉमन का मतलब होता है सबका कॉमन, वो चीज जो सब में हो। जैसे इसमें 2 2 है, इसमें 2 2 है, इसमें भी 2 2 है, लेकिन इसमें 2 2 नहीं है, तो 2 2 तो कॉमन नहीं आ रहा है। आगे चलो 2 और 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मगर इसमें नहीं है 3 और 2, तो एक 2 तो है 3 नहीं है। मतलब क्या हुआ इस बात का? 2 और 3 भी हाईएस्ट कॉमन नहीं है, मतलब 3 भी हाईएस्ट कॉमन नहीं है। तो बचा क्या? एक 2 ऐसा है, एक 2 ऐसा है जो सब में मौजूद है, एक 2 ऐसा है जो बेशक इस तरह से बेल बना दो ताकि आपको कॉमन निकालने में आसानी हो। तो जो सब में कॉमन होता है, ओवरऑल कॉमन जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन। कॉमन फिर से कह रहा हूँ, कॉमन 2 3 भी है क्योंकि 3 में कॉमन है। कॉमन का मतलब जो एक से ज्यादा दफा है वो कॉमन होता है, 2 चीजों में कॉमन हो, चाहे 3 में हो चाहे 4 में हो। हाईएस्ट कॉमन का मतलब सब में कॉमन है, यहाँ 4 है तो चारों में कॉमन। आ रही है बात समझिए? तो इसका मतलब जो हाईएस्ट कॉमन होगा यहाँ पर वो क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। अब इसको अगर मैं अलजेब्रा में इंप्लीमेंट करूं, इसी तरह की एक छोटी सी एग्जांपल
मैं अलजेब्रा में लूं कि एचसीएफ निकालें, नंबर्स का तो आसान होता है, जरा अब देखिएगा कि किस तरह हम इसको अल्फाबेट्स पे अप्लाई करते हैं। अगर मेरे पास लिखा हो 15 a क्यूब b स्क्वायर c9 कॉमा 35, उसके बाद a 4 और b की पावर में लिख देता हूँ कुछ भी नहीं, और c की पावर में लिख देते हैं 5, और फिर एक और एक्सप्रेशन ले लीजिए जिसमें मैं लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं मिसाल के तौर पे कितना 40 लिख दें, 40 नहीं 41 40 लिख दें, ठीक है। और फिर साथ में लिख देते हैं a की पावर में 5, फिर b की पावर में 6 और c की पावर में लेट्स से 3। तो ये 3 एक्सप्रेशंस हैं जो कि अलजेब्रिक के बोले बात है, तीनों में एक एक टर्म है, तो इनके फैक्टर बनाने में कोई इतना मसला नहीं होगा क्योंकि प्लस माइनस बीच में नहीं लगा हुआ, ऑलरेडी फैक्टर्स हैं। चलिए बारी बारी तीनों कंसीडर करते हैं। 15 a क्यूब b स्क्वायर c9, सिर्फ 15 के फैक्टर बनेंगे 3 और 5, बाकी 3 a है 2 b है c 9 है, इनके मजीद फैक्टर बनाने की जरूरत ओके। दूसरा 35 a4 b c5, 35 का मतलब 7 5 a4 b c5, ठीक है। उसके बाद आखिरी एक्सप्रेशन 140 a5 b6 c3, abc के तो फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, 5 6 और 3 नजर आ रहे हैं। 140 बनेगा फैक्टर 14 10 और फिर 10 के भी मजीद फैक्टर बनेंगे और 14 के भी, तो 14 के बनेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और 10 के बनेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2, मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर्स, ठीक है। और a raised to 5 b raised to 6 c raised to 3। अब कॉमन निकालने की बात है। सबसे पहले जाहिर है हर क्वेश्चन में नंबर्स है, हर क्वेश्चन में नंबर्स है, तो एचसीएफ में भी शायद नंबर आए अगर कॉमन आ रहा है, तो अब हमें निकालना है। 7 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन नहीं, कॉमन होना हाईएस्ट कॉमन होना दो अलग अलग बातें। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो नंबर्स में से हाईएस्ट कॉमन आ रहा है, ए सब में मौजूद है, बी सब में मौजूद है, सी सब में मौजूद है, तो एचसीएफ में ए भी आएगा बी भी आएगा सी भी आएगा। लेकिन जब ए बी सी कॉमन निकालेंगे तो आपको पता है कि जब अल्फाबेट कॉमन निकालते हैं तो वे लोएस्ट पावर कॉमन निकालते हैं, यानी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, अच्छा इन चारों ए में वो 3 ए भी शामिल है और एक एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे 5 ए है, इनमें 3 4 ए और 3 ए भी शामिल है ये वाले। तो इसका मतलब जो सब में कॉमन ए आया वो 5 नहीं है, क्योंकि पांचों ए यहाँ नहीं है, 4 भी नहीं है क्योंकि वो चारों इन दोनों में तो है मगर वो इसमें नहीं है। तो कितने ए हाईएस्ट कॉमन है, ए क्यूब, बी 1 और सी क्यूब। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसलिए क्योंकि ये बात पहले भी एक्सप्लेन कर दी गई थी कि जब अल्फाबेट कॉमन निकाले जाते हैं तो वे लोएस्ट पावर कॉमन निकाले जाते हैं। समझ आया सबको? 5.8 निकालिए। 5.8 का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, और इसके साथ एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 110, एग्जाम्पल 1 है पेज 110 और ये एक्सरसाइज है पेज 111 से। तो ये 3 क्वेश्चंस बिल्कुल इस जैसे जो ये मैंने क्वेश्चन किया है, और यहाँ पे बुक वाले आंसर की तरफ मत जाना, जो नंबर्स आपके पास लिखे हो और नंबर्स के फैक्टर बना के उसमें से भी कॉमन निकालना। इन्होंने सिर्फ अल्फाबेट कॉमन निकाले, नंबर कॉमन नहीं निकाले। आप लोग नंबर भी कॉमन निकालेंगे अगर निकल रहे हैं तो, बुक में नंबर नहीं निकले हुए आंसर गलत है, तो आप लोग नंबर भी निकालेंगे कॉमन, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, कम से कम ये जल्दी से कॉपी कर लीजिए।